हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी वो पल आता है जब हमारे पास एक शानदार आइडिया होता है, एक बड़ा लक्ष्य होता है, लेकिन गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती। हम बस सोचते रहते हैं, प्लान बनाते हैं और आखिर में कुछ भी नहीं कर पाते। एक अजीब सी जड़ता, एक ठहराव हमें पकड़ लेता है। और इसी जड़ता को तोड़ने के लिए आज हम पीटर हॉलिन्स की किताब थिंक लेस डू मोर पर बात करेंगे। ये किताब उन मानसिक रुकावटों की पड़ताल करती है जो हमें एक्शन लेने से रोकती हैं और उनसे निकलने के बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ते सुझाती है। हमारा मकसद है इन विचारों को समझना और देखना कि इन्हें असल जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। तो चलिए इस सोच विचार के चक्रव्यूह को तोड़ते हैं और देखते हैं कि असल में काम करने की आदत कैसे बनाई जा सकती है। किताब में सबसे पहली और शायद हम सबकी सबसे बड़ी दुश्मन बताई गई है परफेक्शनिज्म, यानी हर काम को बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से करने की चाह। सुनने में तो ये अच्छी बात लगती है ना? पर हॉलिन्स कहते हैं कि यही हमें शुरू करने से रोकती है। हाँ, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक चाल है। जब हम किसी काम के लिए बहुत ऊंचे मानक बना लेते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक पहाड़ जैसा मानने लगता है, बहुत बड़ा और मुश्किल, और हम फिनिश लाइन को इतना दूर देखते हैं कि पहला कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं होती। हाँ, वो डर के अगर मैं इसे दुनिया के सबसे अच्छे तरीके से नहीं कर पाया तो करने का फायदा ही क्या है, यही सोच हमें रोक देती है। बिल्कुल। तो इसका हल क्या है? किताब में एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब सा सुझाव है। अपने स्टैंडर्ड्स को जानबूझकर गिरा दो। मतलब अगर कोई नई भाषा सीखनी है तो धारा प्रवाह बोलने का सपना देखने के बजाय सिर्फ 5 नए शब्द सीखने का लक्ष्य रखो। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या अपने स्टैंडर्ड्स कम करने से हमारे काम की क्वालिटी खराब नहीं हो जाएगी? क्या हम औसत दर्जे के काम को, मतलब मीडियो का काम को बढ़ावा नहीं दे रहे? बिल्कुल, ये सवाल मेरे मन में भी आया था। लेकिन हॉलिन्स का तर्क ये नहीं है कि आप हमेशा खराब काम करें। उनका तर्क है कि परफेक्ट के इंतजार में कुछ ना करने से बेहतर है ठीक-ठाक शुरुआत करना। एक बार जब आप वो पहला आसान कदम उठा लेते हैं तो एक मोमेंटम, एक गति बन जाती है। वो खराब पहला पैराग्राफ आपको दूसरा लिखने के लिए प्रेरित करेगा और धीरे धीरे आप उसे बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल सही। किताब में एक बच्चे का उदाहरण है जो चलना सीख रहा है। वो गिरता है, उठता है, लड़खड़ाता है, लेकिन कोशिश करता रहता है। अगर वो ये सोचे कि जब तक मैं ओलंपिक धावक की तरह दौड़ नहीं सकता तब तक मैं खड़ा भी नहीं होऊंगा, तो वो कभी चल ही नहीं पाएगा। सही बात है। तो परफेक्शनिज्म अक्सर अच्छी शुरुआत का दुश्मन होता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं। हाँ, ठीक है, तो परफेक्शनिज्म हमें पहला कदम उठाने से रोकता है। लेकिन मान लीजिए हमने हिम्मत करके पहला कदम उठा भी लिया, फिर भी आगे बढ़ने के लिए जो जोश चाहिए, यानी मोटिवेशन, वो कहाँ से आएगा? अक्सर लोग इसी का इंतजार करते रह जाते हैं कि आज मूड नहीं है, कल करूंगा जब मोटिवेशन आएगा। और यहीं पर किताब एक और बड़ा उल्टा लगने वाला आइडिया सामने रखती है। हम सोचते हैं मोटिवेशन पहले आता है और एक्शन बाद में, जबकि सच्चाई वो इसके ठीक उलट है। एक्शन पहले आता है और मोटिवेशन उसके नतीजे के तौर पर पैदा होता है। अरे, मतलब हम सब मोटिवेशन का इंतजार करके सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई गाड़ी के चलने का इंतजार कर रहा है, ये भूल कर कि उसे चलाने के लिए पहले इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ एक्शन ही वो चाबी है। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी। ये एक पॉजिटिव साइकिल है। आप एक छोटा सा एक्शन लेते हैं, जैसे सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ना। उस एक्शन से आपको एक छोटा सा नतीजा मिलता है। आपने 5 पेज पढ़ लिए। उस नतीजे से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और वही आत्मविश्वास आपको अगला एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। देखिए, मोटिवेशन एक भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन एक्शन एक आदत बन सकता है जो भावनाओं पर निर्भर नहीं रहता। ये हमारी खुद की छवि को भी बदल देता है ना? जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं तो हम खुद को आलसी या प्रोक्रेस्टिनेटर मानने लगते हैं। लेकिन जब हम बिना मूड के भी काम करना शुरू कर देते हैं तो हमारी पहचान बदलने लगती है। हम सोचने लगते हैं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक्शन लेता है, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। हाँ, और ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। आप अपने बारे में एक नई कहानी गढ़ने लगते हैं। जब जिम जाने का मन न हो तब भी सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लेना, ये आपके दिमाग को ये सिग्नल देता है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, आप कंट्रोल में हैं। ये बात तो समझ में आती है। एक्शन लेने से मोटिवेशन आता है, लेकिन कई बार एक्शन लेने से ही डर लगता है क्योंकि उसमें फेल होने का रिस्क होता है। हम सोचते हैं
अगर मैंने ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया और वो फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? इस डर से कैसे निपटा जाए? यहाँ किताब कंफर्ट जोन यानी हमारे सुविधा क्षेत्र की बात करती है। हम सब एक दायरे में रहना पसंद करते हैं जहाँ सब कुछ जाना पहचाना और सुरक्षित लगता है। लेकिन ग्रोथ यानी विकास वो हमेशा इस दायरे के बाहर होता है। हॉलिंस कहते हैं कि हमें रिस्क को एक खतरे की तरह नहीं बल्कि सीखने के एक अवसर की तरह देखना चाहिए। पर हर तरह का रिस्क तो सही नहीं हो सकता। यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क की बात की गई है ना? यानी आंख बंद करके कुएं में नहीं कूदना है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है स्थिति का विश्लेषण करना। सबसे अच्छा नतीजा क्या हो सकता है, सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या मैं उस सबसे बुरे नतीजे को झेल सकता हूं? स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन बनाने का फैसला किया तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क था। नोकिया और ब्लैकबेरी का बाजार पर कब्जा था, लेकिन उन्होंने फायदे और नुकसान का आकलन किया और एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। और असफलता का डर, उसे कैसे देखें? असफलता को एक नतीजे की तरह नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट की तरह देखिए। जब आप कोई रिस्क लेते हैं और फेल होते हैं तो आपको कीमती जानकारी मिलती है कि क्या काम नहीं करता। ये आपको अगली बार बेहतर रणनीति बनाने में मदद करता है। हर छोटी असफलता आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अच्छा, तो हमने अपने सोचने का तरीका बदला, परफेक्शन को छोड़ा, एक्शन से मोटिवेशन पाया और रिस्क को अवसर की तरह देखा। अब आते हैं रोजमर्रा के काम पर। इन माइंडसेट्स को लागू करने के लिए किताब में कुछ बहुत ही ठोस और व्यवहारिक टूल्स दिए गए हैं। डोंट डू लिस्ट वाली बात सुनकर तो मेरे दिमाग में तुरंत 2-3 चीजें आ गई जो मैं कल से ही बंद कर सकता हूं। ये मेरा भी पसंदीदा हिस्सा है। हम सब टू डू लिस्ट बनाते हैं क्या करना है, लेकिन डोंट डू लिस्ट बनाना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये उन आदतों और कामों की लिस्ट है जिन्हें हमें जानबूझकर नहीं करना है, क्योंकि वे हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे सुबह 10 बजे से पहले सोशल मीडिया चेक नहीं करना, या बिना एजेंडा वाली मीटिंग में शामिल नहीं होना, या उन लोगों को हाँ नहीं कहना जो हमेशा आपका समय बर्बाद करते हैं। ये लिस्ट आपको अनुशासन सिखाती है। मेरी अपनी डोंट डू लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा है सुबह उठते ही ईमेल चेक नहीं करना। मानती हूँ हर दिन सफल नहीं हो पाती, लेकिन कोशिश जारी है। ये बहुत रिलेटेबल है। इसी से जुड़ा एक और शानदार तरीका है बर्नर लिस्ट। ये मुझे बहुत पसंद आया। ये कामों को प्राथमिकता देने का एक नया नजरिया है। हाँ, ये मल्टीटास्किंग के भ्रम को तोड़ता है। सोचिए आपके किचन में एक स्टोव है जिसमें 4 बर्नर है, 2 सामने 2 पीछे। फ्रंट बर्नर पर आप वो 1-2 काम रखते हैं जो आज सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जिन पर आपका पूरा ध्यान चाहिए, और बैक बर्नर पर आप वो काम रखते हैं जो जरूरी तो हैं लेकिन धीमी आंच पर पक सकते हैं, मतलब उन्हें बाद में भी देखा जा सकता है। क्या इसका कोई और उदाहरण दे सकते हैं, शायद एक स्टूडेंट के नजरिए से? बहुत अच्छा सवाल। एक स्टूडेंट के लिए कल होने वाले एग्जाम की तैयारी फ्रंट बर्नर पर है, इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। वहीं अगले महीने दोस्तों के साथ मूवी का प्लान बनाना बैक बर्नर पर है। इसका मतलब ये नहीं कि मूवी नहीं देखनी, बस ये साफ है कि अभी प्राथमिकता क्या है। ये आपको एक तरह के अपराध बोध से बचाता है और मानसिक स्पष्टता देता है। बिल्कुल। तो हमारे पास डोंट डू और बर्नर लिस्ट हैं जो हमें क्या करना है ये साफ करने में मदद करती हैं। लेकिन कई बार समस्या ये नहीं होती कि क्या करना है, बल्कि ये होती है कि कई विकल्पों में से चुने कैसे। यहाँ अक्सर हम छोटे छोटे फैसलों में ही इतनी ऊर्जा लगा देते हैं कि बड़े कामों के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसे डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं, निर्णय लेने में लकवा। और इससे बचने के लिए किताब सुपर स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मॉडल का सुझाव देती है। इसका मूल विचार है कि अपने फैसलों के लिए पहले से एक सिस्टम बना लो। छोटे रोजमर्रा के फैसलों को ऑटोमेट कर दो, जैसे मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब्स का रोज एक जैसे कपड़े पहनना, ताकि आज क्या पहनूं जैसे छोटे फैसले पर दिमागी ऊर्जा बर्बाद ना हो। और बड़े फैसलों के लिए? बड़े फैसलों के लिए कुछ तय सवाल तैयार रखें, जैसे क्या ये फैसला मेरे 5 साल के लक्ष्यों के साथ मेल खाता है, या अगर ये फैसला गलत हो गया तो इसका सबसे बुरा असर क्या होगा और क्या मैं उसे संभाल सकती हूँ। ये फ्रेमवर्क आपको भावनाओं में बहकर फैसला लेने से बचाता है। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम शायद बहुत कम सोचते हैं, हमारी अपनी एनर्जी। किताब में अल्ट्राडियन रिदम्स का जिक्र है। ये क्या है?
ये हमारे शरीर की नेचुरल एनर्जी साइकिल है। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम सुबह से शाम तक एक ही लेवल की एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। हमारा शरीर और दिमाग हर 90 से 120 मिनट के साइकिल में काम करते हैं। इस साइकिल में हमारी एनर्जी का लेवल पीक पर जाता है और फिर नीचे आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपना दिन 90 मिनट के स्प्रिंट्स में बांटना चाहिए और हर स्प्रिंट के बाद एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए। आपने बिल्कुल सही समझा। स्मार्ट वर्क का मतलब घंटों तक लगातार काम करना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी साइकिल के साथ काम करना है। जब आपके 90 मिनट के साइकिल में एनर्जी पीक पर हो, तब अपना सबसे मुश्किल, सबसे रचनात्मक काम करें, जैसे रिपोर्ट लिखना, कोई मुश्किल समस्या सुलझाना या कुछ नया सीखना। और जब एनर्जी लेवल कम होने लगे, उठकर 10-15 मिनट का ब्रेक लें, पानी पिए, थोड़ा चलें या फिर वो काम करें जिनमें कम दिमागी ऊर्जा लगती हो, जैसे ईमेल का जवाब देना, फाइलें ऑर्गेनाइज करना। ये टाइम मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा एनर्जी मैनेजमेंट है। ये आपको दिन के अंत में पूरी तरह थककर चूर होने से बचाता है, बर्नआउट को रोकता है। तो आज हमने कम सोचने और ज्यादा करने के लिए एक पूरा सफर तय किया। परफेक्शन की सोच को चुनौती देने से लेकर एक्शन को मोटिवेशन का स्रोत बनाने, रिस्क लेने और डोंट डू लिस्ट जैसे टूल इस्तेमाल करने से लेकर अपनी नेचुरल एनर्जी साइकिल के हिसाब से काम करने तक। इन सभी रणनीतियों के दिल में एक ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है: शुरुआत करना सबसे जरूरी है। गति बनाने पर ध्यान दें, परफेक्शन पर नहीं। और मोटिवेशन का इंतजार करने की बजाय छोटे छोटे एक्शन लेकर खुद अपना मोटिवेशन पैदा करें। इस पूरी चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आज आप अपनी डोंट डू लिस्ट बनाएं, तो उसमें सबसे पहली चीज कौन सी होगी जो कल से ही आपके समय और ऊर्जा को बचा सकती है?